म्यूनिक 2005, ऑपरेशन फिनाले 2018, द स्पाई 2019, द एंजल 2018। मोसाद नाम की इजरायली इंटेलिजेंस एजेंसी को लेकर कई रोमांचक फिल्में और वेब सीरीज बनी हैं, जिनमें उनकी दुनिया भर में किए गए सीक्रेट ऑपरेशंस, जासूसी, टारगेटेड किलिंग्स और हाई रिस्क मिशंस को ड्रामेटिक तरीके से दिखाया जाता है। आपने शायद ये फिल्में देखी होंगी, जहां मोसाद के एजेंट्स दुश्मन देशों में घुसपैठ करते हैं, नाजी क्रिमिनल्स को पकड़ते हैं या टेररिस्ट से बदला लेते हैं। ये कहानियां असली घटनाओं से इंस्पायर्ड होती हैं। आज हम आपको इजराइल की इसी एजेंसी यानी मोसाद के कुछ और कारनामे बताने जा रहे हैं, इसलिए आपको ये वीडियो एंड तक जरूर देखनी है। सोचिए, आप एक देश के सबसे पावरफुल इंसान हैं, आपकी सिक्योरिटी के लिए हजारों कमांडो तैनात हैं, लेकिन आपकी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर एक ऐसा बंदा आर्टिकल लिख रहा है जो असल में आपके कट्टर दुश्मन का जासूस है। इतना ही नहीं, वो जासूस आपकी आर्मी के जनरल्स की पत्नियों से मिल रहा है और उनके घरों की सीक्रेट बातें निकाल रहा है। ये ईरान के सिक्योरिटी सिस्टम में हुई उस सिक्योरिटी ब्रीच की हकीकत है जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। आज हम बताएंगे कि ईरान के अंदर मोसाद के उन ऑपरेशंस के बारे में जो इतने सटीक थे कि ईरान को उनकी भनक तब लगी जब सब कुछ खत्म हो चुका था। कैथरीन पेरेस शगदम की एंट्री से लेकर AI पावर्ड स्नाइपर गन तक, ये एक इनविजिबल वॉर की कहानी है। कैथरीन पेरेस शगदम ईरान की सुरक्षा घेरे में सबसे बड़ी सेंध लगाने वाला नाम है। कैथरीन फ्रांस में जन्मी एक यहूदी महिला थी। मोसाद के इस डीप कवर मिशन के लिए उन्होंने अपनी पहचान पूरी तरह बदल दी। उन्होंने शिया इस्लाम अपनाया और एक ऐसी जर्नलिस्ट का गेटअप बनाया जो ईरानी रेजिम की आइडियोलॉजी को सपोर्ट करती थी। उन्होंने ईरानी सरकार का भरोसा इस कदर जीता कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतोल्ला खमेनेई की ऑफिशियल वेबसाइट पर उनके 18 आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं। वो ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम राइसी और कुद्स फोर्स के कमांडर कासिम सुलेमानी जैसे पावरफुल लोगों के करीब पहुंचने में कामयाब रही। कैथरीन का असली काम ह्यूमन इंटेलिजेंस इकट्ठा करना था। उन्होंने सीनियर मिलिट्री ऑफिसर्स की पत्नियों से दोस्ती की, जिससे उन्हें ऑफिसर्स के मूवमेंट, उनके शेड्यूल और सेंसिटिव लोकेशंस की सटीक जानकारी मिली। जब तक ईरान की खुफिया एजेंसी वाजा को शक हुआ, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मोसाद ने उन्हें जाग्रोस पहाड़ियों से हेलीकॉप्टर के जरिए एक्सट्रैक्ट कर लिया था। मोसाद का सबसे साहसी कारनामा 31 जनवरी 2018 को तेहरान के एक इंडस्ट्रियल इलाके शोराबाड़ में हुआ। ईरान ने अपने पूरे न्यूक्लियर प्रोग्राम के कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स को एक साधारण से दिखने वाले गोदाम यानी वेयरहाउस में छुपा लिया था। मोसाद चीफ योसी कोहेन की लीडरशिप में इस मिशन की प्लानिंग 2 साल पहले शुरू हो गई थी। उस रात 24 एजेंट्स की एक टीम गोदाम में घुसी। उनके पास स्पेशल टॉर्च थी जो 3600 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर भारी तिजोरियों को मिनटों में काट सकती थी। ठीक 6 घंटे और 29 मिनट के अंदर उन्होंने 55,000 कागजी फाइलें और 183 सीडीज चोरी कर ली थी, जिनका वजन लगभग आधा टन था। गार्ड्स की शिफ्ट बदलने से 2 घंटे पहले ही वहां से वो निकल चुके थे। इस चोरी ने दुनिया के सामने ये साबित कर दिया कि ईरान एमिड प्लान के तहत गुपचुप तरीके से परमाणु हथियार बना रहा था। 27 नवंबर 2020 को ईरान के टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट मोहसिन फखरीजादे की हत्या ने वॉरफेयर के तरीके बदल दिए थे। ये हमला किसी हिट स्क्वाड ने नहीं, बल्कि एक ऑटोनमस AI पावर्ड मशीन गन ने किया था। मोसाद ने एक बेल्जियम मेड FN मैग 7.62 mm मशीन गन को एक रोबोटिक ढांचे पर फिट किया था, जिसे टुकड़ों में बांटकर 8 महीने के दौरान ईरान के अंदर स्मगल करके लाया गया था। यह हथियार एक पिकअप ट्रक में छिपाया गया था और सैटेलाइट के जरिए ऑपरेट हो रहा था। AI का इस्तेमाल इसलिए किया गया ताकि सैटेलाइट सिग्नल्स में होने वाली लेटेंसी यानी देरी के बावजूद निशाना एकदम सटीक रहे। न्यूक्लियर साइंटिस्ट फखरीजादे की कार पर 15 गोलियां चली और उनकी मौत हो गई, जबकि बगल वाली सीट पर बैठी उनकी वाइफ को एक खरोच तक नहीं लगी। हमले के बाद ट्रक में लगे एक्सप्लोसिव्स ने हथियार को डिस्ट्रॉय कर दिया था ताकि कोई सबूत ना बचे। इजराइल की स्ट्रैटेजी का एक बड़ा हिस्सा ईरानी अधिकारियों का डिफेक्शन यानी दल बदल करना था। जनरल अली रेजा असगारी, जो ईरान के पूर्व डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर थे, 2007 में इस्तांबुल से गायब हो गए। बाद में पता चला कि उन्होंने वेस्ट में शरण ले ली थी। असगारी ने सीरिया में ईरान के सीक्रेट न्यूक्लियर प्लांट और हिजबुल्लाह के नेटवर्क के बारे में ऐसी जानकारी दी जिसके बेस पर इजराइल ने बाद में एयर स्ट्राइक की थी। इसी तरह ब्रेन ड्रेन स्ट्रैटेजी के तहत मोसाद और CIA ने मिलकर के साइंटिस्ट को भी टारगेट किया था।
इसने ईरानी सुरक्षा तंत्र के अंदर मिसट्रस्ट की एक गहरी खाई पैदा कर दी थी। ऐसी कंडीशन बन गई थी कि किसी को किसी पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। 2010 में नाटाज न्यूक्लियर सेंटर पर हुआ स्टक्सनेट वायरस का हमला दुनिया का पहला डिजिटल हथियार माना जाता है, लेकिन ये साइबर हमला एक ह्यूमन एलिमेंट के बिना पॉसिबल ही नहीं था। इसके लिए मोसाद ने एक डच इंजीनियर को रिक्रूट किया, जिसने एक इन्फेक्टेड यूएसबी स्टिक के जरिए इस वायरस को एयर गैप्ड सिस्टम में पहुंचाया। इस वायरस ने न्यूक्लियर सेंट्रीफ्यूज की स्पीड को आउट ऑफ कंट्रोल करके उन्हें फिजिकली तबाह कर दिया था, जबकि कंट्रोल रूम में बैठे वैज्ञानिकों को सब कुछ नॉर्मल ही दिख रहा था। इस एक हमले ने ईरान की न्यूक्लियर कैपेसिटी को 30% तक कम कर दिया था। साल 2025 और 2026 के दौरान ये प्रॉक्सी वॉर एक ओपन कॉन्फ्लिक्ट में बदल गया था। इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन के तहत ईरान के अंदर हमले किए। इसमें मोसाद ने तेहरान के बाहर सीक्रेट ड्रोन बेस सेटअप किए थे, जहां से ईरानी मिसाइल ठिकानों को टारगेट किया गया था। फरवरी 2026 में हुए हमलों में इजराइल और अमेरिका ने जॉइंटली ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत तेहरान के एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट्स को निशाना बनाया। इन हमलों ने सीधे लीडरशिप के ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचाया और ईरान के सुप्रीम लीडर अली खमेनी भी इसी तरह से हमले में मारे गए। द न्यूयॉर्क टाइम्स का कहना है कि अमेरिका की एजेंसी CIA ने ईरानी लीडरशिप की एक हाई लेवल मीटिंग को ट्रैक किया और फिर इजराइल ने टारगेट पर हमला किया। CIA कई महीनों से खमेनी के मूवमेंट और घरों पर नजर रख रहा था। यानी मोसाद की पकड़ अब केवल इंफॉर्मेशन हासिल करने तक सीमित नहीं है, बल्कि वो दुश्मन के घर में घुसकर सीधे एलिमिनेट करने की ताकत भी रखता है। ईरान के अंदर इजरायली इंटेलिजेंस ऑपरेशन का ये सफर साबित करता है कि मॉडर्न वॉर केवल बॉर्डर्स पर नहीं बल्कि इंफॉर्मेशन और आइडेंटिटी के लेवल पर लड़ा जाता है। कैथरीन शक्दम जैसे जासूसों ने दिखाया कि कल्चरल और आइडियोलॉजिकल छलावा किसी भी दीवार को तोड़ सकता है। आज ईरान के अंदर अविश्वास का माहौल है। ये एक ऐसा युद्ध है जहां जीत हथियारों से ज्यादा इनविजिबल अटैक्स और पिन पॉइंट इंटेलिजेंस से तय हो रही है। देखते रहिए ऑप इंडिया।